नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। कल हमने भारतीय संविधान का पार्ट 1 किया था। एक वीडियो इस चैनल से आ चुका था। केवीएस पीआरटी के लिए हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, आप समझते हैं कि भारतीय संविधान हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए जो है व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ पर हिंदी बोलता जाऊँगा, ठीक है, और आपको जो भी नोट्स आप यहाँ से बनाना चाहें वो इंग्लिश में हम बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि संविधान जो हमारा बनाया गया, क्या वास्तव में संविधान हमारा जो है ओरिजिनल है या हमने कहीं से लिया है। यानी संविधान हमारे देश में तो पहले था नहीं। मैंने आपको बताया था कल कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ पर संविधान बनाया गया, ठीक है। तो अब बात उठती है कि हमने कैसे बनाया। तो हमारे यहाँ हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और फिर जो है हमारा संविधान बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो रूल है वो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी एक जो सरकार होगी वो पार्लियामेंट के तहत चलेगी, ठीक है, जिसे हम संसद कहते हैं। ये रूल लिया गया कहाँ से? ये आपका रूल ऑफ लॉ था, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारा संविधान है यहाँ पर यूएसए का, यानी अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्पेशल पोजीशन ऑफ द जुडिशरी, इसमें यह है कि लॉ के मतलब कानून के सामने सब बराबर होते हैं, ठीक है, चाहे वो एक एमपी हो, एक साधारण पर्सन हो, ठीक है। तो ये पावर या जो एक आर्टिकल कह सकते हैं, एक अनुच्छेद जो है, हमने ये भी अमेरिका से लिया। इसके बाद बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको डायरेक्टली आंसर करना है आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर फेडरल सिस्टम की बात करें, जिसे हम संघीय सिस्टम या संघीय सरकार कहते हैं। तो ये हमने जो लिया है, ये हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वहाँ से हमने इसको लिया। इसके बाद हम बात करें कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन होना है, यानी अमेंडमेंट होना है, तो उसके लिए या राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होना है, तो इसको हमने लिया साउथ अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया हमने? इसको लिया है हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से। आगे बात करेंगे इमरजेंसी पावर की। इमरजेंसी पावर में देखेंगे इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपका जो है ये बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। देखिए, जर्मनी में क्या था कि एक राज्य था बाइमर, ठीक है, और जब वहाँ क्रांति हुई थी उसके टाइम ये बनाया गया था। तो कह सकते हैं कि जर्मनी से थोड़ा अलग कुछ दिन तक ये जो है बाइमर स्टेट था, बनाया गया था, और जहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर बाद में जर्मनी ने उसको अडेप्ट किया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इमरजेंसी पावर की बात करी गई है, जो राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है, ठीक है, वो आपकी है कहाँ से? जर्मनी के संसद से, सॉरी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बताया कि हमने अलग अलग कंट्री के संविधान से इसको लिया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना जिसको हम उद्देशिका या प्रियम्बल कहते हैं, हमारे संविधान की सबसे पहली
कड़ी जहाँ से संविधान शुरू होता है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो क्या है, और उसमें जो शब्द यूज़ हुए हैं उनके क्या मतलब हैं, तो उसको हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए सोवेरियन, जिसको हम संप्रभु कहते हैं, सोवेरियन, ठीक है, संप्रभु, सोशलिस्ट सामाजिक, सेकुलर यानी कह सकते हैं असांप्रदायिक, डेमोक्रेटिक मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर कि डेमोक्रेटिक कंट्री आप समझ सकते हैं लोकतंत्र, ठीक है, और रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गणतंत्र, ठीक है, और ये रिपब्लिक आपका जो है लोकतांत्रिक हो गया, ठीक है। तो इन शब्दों के क्या मतलब हैं जो यहाँ पर उद्देशिका में यूज़ हुए हैं। एक बार मैं उद्देशिका आपको पढ़ के बता देता हूँ। उद्देशिका में लिखा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। इसमें देखिए बहुत सारे शब्द यूज हुए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब होता है सोवेरियन। जैसे इंडिया क्या है कि जब आज़ाद हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो एक संप्रभु कंट्री बन गया, मतलब उस पर कोई कंट्री अपना जो है कब्जा नहीं कर सकता। उसके खुद की कंट्री के जो हैं खुद के डिसीजन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक, समाजवादी, समाज को सबसे पहले रखा जाए। पंथनिरपेक्ष, सो सेकुलर, या जिसको हम असंप्रदायिक कह सकते हैं, यानी हमारी कंट्री का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है हमारे यहाँ पर जो यूज़ हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर जो सोवेरियन है जिसको हम संप्रभु कहते हैं, और सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, इसको जो है भारत जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में पहले ही क्लियर कर दिया गया। और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी हैं उनको नहीं हटाया जा सकता है, उसके साथ क्या है कुछ शब्दों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ हटाया नहीं जा सकता। तो इसमें देखिए इनका मतलब क्या है, इनको समझेंगे। यहाँ पर हम सोवेरियन स्टेट का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, ये यहाँ पर फ्री होता है, कोई भी इसके जो इंटरनल या जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये खुद डिसीजन ले सकता है। इस पर कोई भी अदर कंट्री जो है प्रेशर नहीं कर सकती या किसी के दबाव में ये काम नहीं करती, ठीक है। यानी इसके जो भी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इसके जो आंतरिक मामले हैं, ठीक है, या दूसरे देशों से जो इसके संबंध हैं, ये अपने हिसाब से रख सकता है। इसके बाद है सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब है समाजवादी राज्य या देश। देखिए अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट सोसाइटी का जो बनाने का उद्देश्य था वो ये था कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी मैन का, यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना किया जाए, यानी उनका किसी भी तरीके से अनादर ना किया जाए। इसके अलावा जो भी आपके सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है वो उनको अच्छी तरीके से मिल सके, यानी चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो, वो न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट स्टेट का यूज़ किया गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मतलब पंथ निरपेक्षवादी, यानी हमारे देश में एक धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्मों के लोग जो है निवास करते हैं, तो हमारे देश का इस तरीके से कोई धर्म नहीं होता। हम कह सकते हैं हमारे देशों में जितने भी धर्म हैं उन सब का स्वागत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टेट का, यानी जो हमारा स्टेट कंट्री को बोला जाता है, ठीक है, उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना तो किसी धर्म के साथ रेस्ट्रिक्शंस या कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद देखेंगे डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, लोकतांत्रिक
राज्य जिसको हम कह सकते हैं। तो देखिए प्रस्तावना में ये क्लियर है, ठीक है, कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें क्या है कि सुप्रीम पावर जो है, यानी जो पूरी की पूरी कह सकते हैं शक्ति है, वो लोगों के हाथों में है। क्योंकि लोग जो हैं अपना वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, प्रतिनिधि को, चाहे वो एमएलए हो सकता है या एक एमपी हो सकता है, ठीक है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है फिर वहाँ पर संसद में पहुँचता है और उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाद में फिर जब इलेक्शन होता है तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर लोग चाहें, जिसको चाहेंगे वही इलेक्ट हो पाएगा और पार्लियामेंट तक पहुंच सकता है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो पावर है, यानी पूरी की पूरी पावर जो है लोगों के हाथों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर लास्ट जो हम कहेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको इलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट वोट का यूज़ किया गया, यानी लोग जो है यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली। मतलब क्या होता है कि देखो हम लोग वोट करते हैं और हम वोट करके जो है अपने प्रतिनिधि जैसे एमएलए या एमपी को हम इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो लोग वहाँ पर जो है वोटिंग करते हैं, जिससे प्रेसिडेंट को हमारे इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। देखिए अभी बीएड के एंट्रेंस में ही ये पूछा गया है कि जो हमारे संविधान का भाग तृतीय या कह सकते हैं भाग तीसरा भाग जो है उसमें क्या दिया गया है। तो देखिए उसमें है आपके फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट जिसको हम कहते हैं मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार हम यहाँ पर समझेंगे किस तरीके से हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर, तो फंडामेंटल राइट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है 3rd पार्ट में, और इसके लिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 को निर्धारित किया गया है। यानी फंडामेंटल राइट्स जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। अब देखिए समझेंगे इसमें क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट आपका होता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जितने भी व्यक्ति हैं सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद है, अब हमें किसी की गिरफ्त में हम नहीं है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जब भी शोषण होता है तो वो उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, वो जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है। इसके बाद है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं, व्यक्ति जिस कल्चर को चाहे, जो भी संस्कृति है उसको अपना सकता है, जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहे कर सकता है। इसके बाद है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं 6 फंडामेंटल राइट हैं। यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मतलब यह है कि जो भी संविधान है उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया है यहाँ पर। अब हम पे बात करेंगे यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी की। ये एक ऑर्डिनरी राइट था, कुछ सालों तक हम कह सकते एक्टिव रहा हमारे संविधान में, जिसको हम कह सकते संपत्ति का अधिकार। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसको हटा दिया गया बाद में, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बन जाती है कि जो संपत्ति का अधिकार है ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि 1979 में जो है एक फंडामेंटल राइट 1979 में जो था इसको इंक्लूड किया गया था, जो था राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन बाद में 42वें संशोधन में इसको जो है एक ऑर्डिनरी राइट में रखा गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके लिए एक आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हम संपत्ति का अधिकार रख सकते हैं। मतलब ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, ऑर्डिनरी राइट में आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1979 में हुआ था, और 42वें संशोधन के बाद इसको जो है एक साधारण अधिकार के रूप में हमने
इसको परिवर्तित कर दिया और इसके बारे में अनुच्छेद 300A में बात की गई है। तो इस तरीके से यहाँ का सेशन, हम आज का सेशन अपने जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति के अधिकार तक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी KVS PRT के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, अगर आप सीटेट सेकेंड पेपर जो कह सकते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर मैं वीडियो स्विच करूँगा। आप बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। ये हम KVS PRT की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।